ट्यून बेस ऑसिलेटर। ट्यून बेस ऑसिलेटर के अंदर हम सेम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, एज यू नो दैट कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हैज बाय डिफॉल्ट अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इसका फेज शिफ्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसमें R1, R2 एंड R3 इसके अकॉर्डिंग हमने बाइसिंग प्रोवाइड की है टू दिस ट्रांजिस्टर। यहाँ पे L1 एंड L2 ये आपका एक ट्रांसफार्मर अटैच है। ट्रांसफार्मर के अंदर भी फेज शिफ्ट जो होता है वो 180 डिग्री है। तो टोटल जब हमने एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को having a phase shift of 180 degree कनेक्ट किया है विद कपल किया है विद ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर भी ट्रांसफार्मर भी प्रोवाइड करता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो टोटल फेज शिफ्ट जो है इस सर्किट का वो हो जाएगा 360 डिग्री। सो द टोटल फेज शिफ्ट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, 180 डिग्री ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड 180 डिग्री ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर हमारा अटैच है, यहाँ वीसीसी सप्लाई जो दी जा रही है बाइसिंग प्रोवाइड करेगी टू दिस ट्रांजिस्टर थ्रू R1, R2 एंड R3। ये हमारे पास जो नेटवर्क है रेजिस्टर्स का ये प्रोवाइड करेंगे। कैपेसिटर C1 इज यूज्ड टू ब्लॉक द डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए ये हम यूज करेंगे। इसको हम डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कह सकते हैं, ये C1। इसी तरह R3 के पैरेलल में अटैच हुआ हुआ है कैपेसिटर दैट इज C2। तो R3 और C2 एक नेटवर्क है, पैरेलल नेटवर्क। ये RC नेटवर्क जो है ये इमिटर सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है स्टेबिलिटी, और स्टेबलाइज कितना करेगा कि सिग्नल की डिग्रेशन को रोकेगा। अब यहाँ पे म्यूचुअली कपल्ड दो कॉइल्स हैं। एक ये ट्रांसफार्मर की कॉइल, द प्राइमरी कॉइल, एंड दिस वन इज द सेकेंडरी कॉइल। L1 मैग्नेटिकली लिंक्ड है विद दिस कॉइल L। ठीक है, मैग्नेटिकली लिंक्ड है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सटेंड्स टू दिस L। और यहाँ पे ये C कैपेसिटर है। दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज मेकिंग अ tank circuit or the you can say that resonant circuit, या हमारा ऑसिलेटिंग सर्किट भी आप कह सकते हैं कि ऑसिलेटिंग सर्किट है। अब इसके अंदर जो आउटपुट है वो आउटपुट इस एंड से, दिस एंड इज नोन एज द ट्रांसमीटर, जो कि प्रोवाइड करेगा कैरियर वेव यानी ऑसिलेटिंग वेव which will be utilized for the transformation in the transformation of radio wave। तो आउटपुट हमें यहां से मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर्किट के एक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी स्विच को क्लोज कर देते हैं। जब स्विच क्लोज करेंगे तो कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट अगर इंक्रीज करेगा तो उस कलेक्टर करंट की इंक्रीज करने से आपका ये L1 जो है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितना ज्यादा कलेक्टर करंट इंक्रीज करता जाएगा जितनी ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपैंड करती जाएगी। यहां तक कि एक्सपैंड इतना करेगी कि ये लिंक हो जाएगी विद दिस कॉइल। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये लिंक हो जाएगी ये कॉइल। ठीक है, या आप कहेंगे एक्सटेंडिंग या एक्सपैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ L1 लिंक्स विद द कॉइल L। अब इस कॉइल L में क्या होगा, ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड L1 कॉइल, जो कि किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आईसी करंट की फ्लो की वजह से, कलेक्टर करंट इंक्रीज करने की वजह से ये आपके मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज आएगा इसके अंदर, ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब ये ईएमएफ इंड्यूस जो होगी, इट विल प्रोवाइड अ फीडबैक वोल्टेज टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब इनके इन बिटवीन इस फीडबैक वोल्टेज में जब ये प्रोवाइड की जाएगी तो उस फीडबैक वोल्टेज, क्योंकि आप इसको किस में प्रोवाइड कर रहे हैं, टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो बेस करंट इंक्रीज करेगा, या हम कह सकते हैं बेस इमिटर वोल्टेज जो है वो हमारी इंक्रीज करेगी। जितना आपका आईसी इंक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड करेगा, एंड इट इज लिंक्ड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल प्रोवाइड द फीडबैक टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, और इससे बेस करंट इंक्रीज करेगा, बेस इमिटर वोल्टेज आपकी इंक्रीज करेगी। अब जब ये इंक्रीज करेगा, अब ये कंसीडर करते हैं कि अब ये नंबर ऑफ सक्सेसिव साइकिल्स की फॉर्म में हमारी इंक्रीज होगी। अब ये जो आपने इंक्रीज ऑफ द फीडबैक वोल्टेज होगा, और जिसमें इमिटर बेस वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ तक के करंट जो है कलेक्टर करंट विच इज इंक्रीजिंग, यहाँ तक इंक्रीज करके it will reach a saturation point। अब जब कलेक्टर करंट saturation point तक पहुंच जाएगा, तब आप कहेंगे कि जब ये saturation point तक जा रहा है तो हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब इसका जो ये लिंक है विद द इंडक्टर, ये मैग्नेटिक ये फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है टू द बेस। मीन पर इन बिटवीन क्या चीज लाई कर रही है, इसमें एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर लाई कर रहा है। जब इसके अंदर चेंज हो रही है तो ग्रेजुअली इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो कैपेसिटर है मीनवाइल इट इज गेटिंग चार्ज, और जब हमारा ये आईसी इट रीचेस द सैचुरेशन लेवल, तो फर्दर इंक्रीज क्या होगी, उसकी स्टॉप हो जाएगी। अब ये जो फर्दर इंक्रीज स्टॉप हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इसके अंदर प्रोड्यूस होना स्टॉप हो गई, और जब ये फील्ड स्टॉप हो गई तो अब नो लॉन्गर दिस एल विल बी प्रोवाइडिंग द फीडबैक वोल्टेज। सो अब उसका जो ऑसिलेटिंग सर्किट है अगर ये प्रोवाइड नहीं कर रहा तो ये फुली चार्ज कैपेसिटर जो है इट विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज, और जब वो डिस्चार्ज करेगा इट विल प्रोवाइड द फीडबैक वोल्टेज। लेकिन वो फीडबैक वोल्टेज किस तरह से होगी, ड्यू टू डिस्चार्ज। अब ये जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज थ्रू एल होगा। अगर ये थ्रू एल इसमें से डिस्चार्ज होगा तो अब इसमें क्या होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आपका जो आईसी करंट है वो फर्दर डिक्रीज करेगा, फर्दर डिक्रीज करेगा। जब ये आईसी डिक्रीज करेगा, इस आईसी के डिक्रीज करने से और क्या चीज होगी कि ये जब आपका डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू एल, द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग थ्रू एल, तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन बेस करंट बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द फीडबैक वोल्टेज। अब ये फीडबैक वोल्टेज जब नहीं प्रोवाइड कर रहा तो डिस्चार्ज हो रहा है इसके थ्रू, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ये प्रोवाइड नहीं करेगा फीडबैक वोल्टेज टू द आईबी, यानी पॉजिटिव फीडबैक जो उसमें मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। आईबी बेस करंट डिक्रीज करेगा, और हम ये कह सकते हैं कि बेस इमिटर वोल्टेज विल डिक्रीज। आईसी डिक्रीज करेगा, बेस इमिटर वोल्टेज डिक्रीज करेगा, और आईबी बेस करंट इसमें डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जब ये मैग्नेटिकली कोलैप्स कर गया है, क्योंकि आईसी करंट जो है वो सीज हो गया है, अब ये जो आपका फीडबैक उसको मिल रहा है वो फीडबैक इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मिलेगा कि आपका ये जो नेगेटिव गोइंग सिग्नल उसको प्रोवाइड हो रहा है बेस में कि ये फर्दर इसको रिड्यूस करेगा, और ये जब फर्दर रिड्यूस करेगा तो आईसी जो है वो फर्दर रिड्यूस होता जाएगा, यहाँ तक के कलेक्टर पॉइंट जो है, कलेक्टर करंट जो है इट विल रीचेस टू इट्स कट ऑफ पॉइंट।
अब ये कट ऑफ वैल्यू तक पहुंच गया। ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे ये जो कैपेसिटर था, इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स ओरिजिनल चार्ज, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया। अब फुली उसमें जब अब इसमें डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, आफ्टर लूजिंग ऑल इट्स ओरिजिनल चार्ज, अगेन वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो चार्ज किस तरह से होगा कि अब देखें, ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ स्टेट, कट ऑफ पोजीशन के ऊपर है, कोई आईसी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा इसके अंदर। तो कैपेसिटर जो है वो जब डिस्चार्ज हुआ, अब ये जब इसके अंदर से मूव कर रहा है थ्रू डिस्चार्ज थ्रू एल हुआ, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया गया, और ये थ्रू दिस वीसीसी कैपेसिटर ने जो है अगेन आफ्टर लूजिंग ऑन एनर्जी चार्ज, अगेन ये बिकम्स फुली चार्ज। ठीक है, फुली चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज थ्रू दिस रेजिस्टर। रेजिस्टर ये जो आपका नेटवर्क है इसके थ्रू ये फुली चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसकी चार्जिंग क्या होगी, इट विल बी चार्ज इन ऑपोजिट पोलैरिटी। अब ये ऑपोजिट पोलैरिटी में जब चार्ज हुआ है, ट्रांजिस्टर अभी आपका कट ऑफ में है, तो कैपेसिटर जब अगेन प्रोवाइड क्या करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा, बिगिन टू डिस्चार्ज और थ्रू एल। और इस रिएक्शन में जब आपका ये ऑपोजिट चार्ज जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ द चार्ज जो है आपका ऑपोजिट हो जाएगा। हम जिसे कंसीडर कर रहे थे ऑसिलेटिंग सर्किट के अंदर, तो ऑसिलेटिंग सर्किट में हमारा ये कैपेसिटर था जो हमने इनिशियली कंसीडर किया था उस केस में कि आपका ये पॉजिटिव प्लेट होती है, ये नेगेटिव प्लेट होती है, और इसके साथ ये कनेक्टेड थी हमारा एक इंडक्टर ऑसिलेटिंग सर्किट। जब ये इसमें से करंट जो है आपका चार्ज करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं थ्रू एल, तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ तक कि ये कंप्लीटली जब डिस्चार्ज हो जाते हैं, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस प्रोड्यूस हो गई है, ये मैग्नेटिक फील्ड इट इज ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन ऑफ दिस कॉइल। अब जब इसके अंदर प्रोड्यूस होगी तो एक पॉइंट आता था कि आप जो पहले इसमें से फ्लो हो रहा था, फिर उसके बाद ये जो आपका कैपेसिटर है ये फुली डिस्चार्ज हो गया। अब फुली डिस्चार्ज होने के बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेल्फ इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई, वो उसको दोबारा चार्ज करेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब जब ये फुली चार्ज हो गया बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगेन इट विल डिस्चार्ज। और जब वो डिस्चार्ज, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, इस पे से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, और जब ये अगेन डिस्चार्ज होगा तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक के खुद कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सेम उसके केस में कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये जो कैपेसिटर है हम कंसीडर करते हैं कि जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो कोलैप्स कर गई, खत्म हो गई, तो आपका ये जो एल था विच वॉज मैग्नेटिकली लिंक्ड विद L1, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। अब इसने चार्ज डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। अब ये जब डिस्चार्ज करेगा थ्रू एल, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। यहाँ तक कि ये कंप्लीट सैचुरेशन तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। आफ्टर दैट ये उसको, जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको दोबारा से चार्ज करना स्टार्ट करेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन यानी ये आपका ऑसिलेटिंग सर्किट जो है वो कंटिन्यूसली इसमें एनर्जी जो है एक इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर में ये कन्वर्ट होती रहती है। जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि पोलैरिटी जब हम ऑपोजिट हो जाएगी, और जब पोलैरिटी ऑपोजिट से उसमें वो चार्ज हो जाएगा, अब जो पोलैरिटी ऑपोजिट के साथ चार्ज कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्ज जब बिगिन होगा थ्रू एल, इसकी वजह से ट्रांजिस्टर जो है विच वॉज अर्लियर इन कट ऑफ, तब आपका कैपेसिटर ने अगेन डिस्चार्ज किया थ्रू एल, तो ये हमारी क्या होगी, इसके बाद ये इंक्रीज करेगा बेस करंट को। ठीक है, तो उसकी बेस करंट को इंक्रीज करेगा, बेस इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो करेगा थ्रू ट्रांजिस्टर, और आईसी करंट आपका इंक्रीज करेगा। आईसी करंट इंक्रीज करके एक सैचुरेशन लेवल तक जाएगा, और इस सैचुरेशन लेवल
अब जब ये आईसी करंट इंक्रीज कर रहा है तो इट विल प्रोवाइड, अब आईसी करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, और जब वो एक्सपैंड करेगी इट विल बी linked with this coil, और ये as a feedback will be provided to the base of the transistor, तो वो उसको मोर सैचुरेशन की तरफ ले जाएगी, तो मोर आईसी करंट यहाँ तक कि वो सैचुरेशन टाइप के पास पहुंच जाएगा। जब वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा तब आईसी जो है वो सीज हो जाएगा, यहाँ से वो रिमूव हो गई। रिमूव होने के बाद ये भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी इन्फ्लुएंस में थी, यहाँ भी सीज हो गई। तो अब ये डिस्चार्ज इसका मीनवाइल जो आपका ये कैपेसिटर चार्ज था उसने डिस्चार्ज स्टार्ट कर दिया। तो साइमल्टेनियसली सक्सेसिव ये अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि ये जो आपका सर्किट है एलसी सर्किट विल प्रोवाइड द फीडबैक विच इज रिक्वायर्ड, और ये जो फीडबैक अगर हमारा इसको प्रोवाइड होगा एलसी सर्किट से कि जितने भी लॉसेस होंगी, एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं जब वो चीज हो गया वो ओवरकम होंगे बाय दिस एलसी सर्किट, और जब वो एलसी सर्किट से ओवरकम कर दिए जाएंगे तो इसके साथ जो आपका L1 जो मैग्नेटिकली लिंक के साथ, ये अगर प्राइमरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर है, तो एक ये प्राइमरी कॉइल है और L2 इज द सेकेंडरी कॉइल, ये जब मैग्नेटिकली लिंक्ड है तो इस L2 सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो आउटपुट है, आउटपुट आपकी ये थर्ड वाइंडिंग से जो मैग्नेटिकली कपल्ड है L1 से वो प्रोवाइड कर देंगी। और ये हम कंसीडर करते हैं कि देखिए ये आईसी करंट के ऊपर डिपेंड करती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी इट इज कॉरस्पॉन्डिंग विद द कलेक्टर करंट, और हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन है इट विल बी equal to the resonant frequency of this LC circuit. So this LC circuit will be tuning the circuit and providing the loss energy. It is compensating that loss energy, और इस प्रोसेस में कंप्लीटली हमारा ये ट्यून ऑसिलेटिंग सर्किट वर्क करता रहेगा। अच्छा, अब ये ट्यून्ड बेस ऑसिलेटिंग सर्किट के अंदर फीडबैक का नेटवर्क जो है इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस इंडक्टर विच इज मैग्नेटिकली लिंक्ड विद दिस ट्रांसफॉर्मर्स प्राइमरी कॉइल। तो ये आपको वो प्रोवाइड करता है नेटवर्क कि जब ये एक्सपैंड होगा L1 मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सपैंड होगी, इट विल इंड्यूस फीडबैक वोल्टेज इन L, ये आपकी जो मैग्नेटिकली लिंक होगी इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो सप्लाई की जाएगी टू द बेस, और जब वो बेस को सप्लाई की जाएगी तब ये बेस को फीडबैक के तौर पे मिलेगी। अब जब वो फीडबैक के तौर पे मिलेगी तब आपका वो ऑसिलेटिंग सर्किट वो इट विल प्रोवाइड द होल सर्किट विल बी कंप्लीट। यहाँ पे अगर वो सैचुरेशन में था तो वो उसको ले जाएगी टुवर्ड्स इट्स कट ऑफ, इस जो फीडबैक वोल्टेज के थ्रू उसको प्रोवाइड की जाएगी। एक चीज जो इसके अंदर हमने कंसिडर की, अगर उसको समराइज करें तो हम ये देखते हैं कि जब हम हमारा आईसी करंट द कलेक्टर करंट ये इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो आपके पास ये लिंक है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस L1, तो यहाँ पे L पे क्या होता है फीडबैक वोल्टेज विच इज इक्वलेंट टू द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो प्रोड्यूस होता है, और जब वो प्रोवाइड किया जाता है टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर तो उससे क्या होगा बेस करंट इंक्रीज करेगा। बेस करंट इंक्रीज करेगा या बेस इमिटर वोल्टेज जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी, और क्योंकि इसके अंदर 180 डिग्री का शिफ्ट है और आपका जो ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर भी 180 डिग्री का शिफ्ट लाई करता है, तो ओवरऑल शिफ्ट विल बी 360 डिग्री। तो हमारे पास जो ऑसिलेशंस मिलेंगी, कैरियर वेव्स मिलेंगी, they will they will have an overall shift of 360 degree which is required for any oscillating circuit.